पुस्तक का नाम प्रत्यक्ष से भी अति समर्थ परोक्ष। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 7। जीवाणु, परमाणु, कोशाणु सबका एक ही अधिष्ठाता। स्थूल शरीर बाहर से अन्य प्राणियों जैसा बना होते हुए भी कितना विलक्षण है एवं उसके कण कण में चेतन सत्ता किस जटिलता से संव्याप्त है, इसका दर्शन अंतराल में प्रवेश करने पर हो सकता है। काया के अंदर जीव कोश से स्नायु कोशों तक एवं रस स्रावों से लेकर अंदर पाए जाने वाले जीवाणुओं तक रहस्यमय सिद्धियों के अनंत भंडागार भरे पड़े हैं। काय कलेवर से प्रजनन क्षमता की सूत्रधार अत्यंत छोटी इकाई जीन्स, आंखों से दृष्टिगोचर न होने वाले शुक्राणुओं और डिंबाणुओं के अंतराल में रहने वाले अत्यंत क्षुद्र घटक हैं। इतने पर भी उनकी क्षमता देखकर आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है। यह नहीं सोचना चाहिए कि हार्मोन या जीन से ही रहस्यमयी क्षमताओं से सुसंपन्न है। सच तो यह है कि पूरी काया ही तिलिस्मी रहस्यों से भरी पूरी है। शरीर की सूक्ष्म संरचना को समझना हो तो रोमकूपों एवं बालों पर भी एक दृष्टि डालनी चाहिए। अभी तक अंदाज यही है कि कोई बालों की संख्या को गिन नहीं पाया। ये बाल जैसे निर्जीव तथा जीव में सैकड़ों बार काटकर फेंक दी जाने वाली वस्तु भी अपने आप में विशिष्ट और अनुपम है। रोमकूपों से बाल निकलते हैं। ये रोमकूप खोपड़ी की ऊपरी चमड़ी से भीतर लगभग 1/3 इंच धसे होते हैं। वहीं से बाल अपना पोषण प्राप्त करते हैं। सामान्यतः मनुष्य के सिर में 1,20,000 बाल होते हैं। ये महीने में 3/4 इंच बढ़ते हैं, पर क्रमशः इनकी वृद्धि दर घटती ही जाती है। लगातार 2 वर्ष तक बढ़ने के बाद सामान्यतः बालों का बढ़ना रुक जाता है। 1.5 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक एक बाल की उम्र होती है। उम्र पूरी होने के बाद वह जड़ से टूट जाता है और उसकी जगह नया बाल निकल आता है। हमारे शरीर के जीवकोश बहुत ही छोटे हैं। उनकी शोषण शक्ति भी उनके कलेवर के अनुरूप ही स्वल्प है। उनमें प्रवेश कर सकने वाले पदार्थ इतने छोटे होने चाहिए जो इन शरीरगत जीव कोशों के भवन में आसानी से प्रवेश पा सकें। आहार में प्राकृतिक रूप से हर जीवनोपयोगी पदार्थ बहुत ही छोटे अंशों में विद्यमान रहता है, इसलिए वे पचकर शरीर में घुल मिल जाते हैं। पर यदि उन्हें सघन रूप से लिया जाए तो उनके मोटे कण चूर्ण विचूर्ण होने में बहुत समय एवं श्रम लेंगे और तब कहीं कठिनाइयों से थोड़ी मात्रा में हजम होंगे। यही कारण है कि शाक भाजी, अन्न, दूध में अत्यंत स्वल्प मात्रा में मिले हुए क्षार और खनिज हमारे शरीर में घुल जाते हैं, किंतु उन्हीं पदार्थों को यदि गोलियों के रूप में खाया जाए तो उनका बहुत छोटा अंश ही शरीर को मिलेगा। बाकी स्थूल होने के कारण बिना पचे ही मल मार्ग से निकल जाएगा। इसीलिए सूक्ष्म आहार की जगह सूक्ष्मीकृत औषधि की महत्ता बताई गई है। काय संरचना को अच्छी तरह समझने पर यह भली भांति समझ में आ सकता है कि सूक्ष्म की इतनी महत्ता क्यों प्रतिपादित की जाती है। एक मकान जिस प्रकार अनेक ईंटों से सुव्यवस्थित क्रम से विनिर्मित होता है, उसी प्रकार शरीर भी सृष्टा की एक सुनियोजित विधि व्यवस्था के अनुसार जीव कोशों के समुच्चय से बना है। हर जीव कोश अपने आप में चेतना का एक पुंज एवं शक्ति का भांडागार है।
कोशिकाओं के संबंध में अभी तक स्थूल जानकारियां ही मिली हैं। उनके आधार पर ही चिकित्सा जगत में हलचल पैदा हो गई है। इन कोशिकाओं को जीव वैज्ञानिकों ने शरीर के जीवन का आधार कहा है। सर्वप्रथम जीव विज्ञानी जोहवर ने यह बताया कि रसायन जीव विज्ञान से गठबंधन हुए बिना चैतन्य जगत स्थिर नहीं रह सकता। उन्होंने एल्यूमिनियम और यूरिया नामक शारीरिक रसायन का संश्लेषण कर यह सिद्ध किया कि शारीरिक रसायन और धातुओं को प्रयोगशाला में नहीं पकड़ा जा सकता। यह घोषणा रसायन और औषधि जगत में तीव्र हलचल पैदा करने वाली थी। तब से अब तक 50,000 यौगिकों की खोज की जा चुकी है, किंतु जीवन के संबंध में कोई युक्ति संगत विश्लेषण वैज्ञानिक प्रस्तुत नहीं कर सके। किंतु वैज्ञानिकों ने उसकी खोज का संकल्प अवश्य किया। खोजते खोजते वे कोशिका और उसके द्वारा उत्पादनों एवं घटकों तक जा पहुंचे। उन्होंने देखा कि कोशिका के भीतर जो सैकड़ों यौगिक भरे पड़े हैं, उन्हें निश्चित रूप से प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। उन्होंने इस बहुत ही सूक्ष्म कोशिका के भीतर जीव विज्ञान का भी सूक्ष्मदर्शी यंत्रों से अध्ययन करना प्रारंभ किया। जो निष्कर्ष प्राप्त हुआ, यद्यपि वह अपूर्ण है, पर जितने हैं जड़वादी मान्यता को काट देने के लिए वही काफी है। वैज्ञानिक दृष्टि में कोशिका वह पिंड है जिसमें संपूर्ण जगत का सूक्ष्म दर्शन छिपा हुआ है। उसे अध्ययन कर लेने वाला कभी नास्तिक नहीं हो सकता। जीवकोश एवं नाभिक का अध्ययन विराट चेतना पुंज की एक इकाई के रूप में करने पर अनेकों आश्चर्यजनक तथ्य हाथ में लगते हैं। जो एक बार इस तर्क तथ्य संपत्त प्रतिपादन को हृदयंगम कर ले, उसे चेतन सत्ता की विलक्षणता अप्रत्याशित न लगेगी। जीवकोश की तुलना परमाणु से एवं उसके न्यूक्लियस की तुलना परमाणु के नाभिक से करने पर यह तथ्य और भी अच्छी तरह समझ में आता है। नाभिक तत्व को आत्मा की प्रतिकृति जीवन का सूक्ष्म कण कहें तो कोई अत्युक्ति न होगी। नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो प्रकार के कणों से बना हुआ होता है। उसके किनारे इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। प्रोटॉन एक प्रकार की धन विद्युत आवेश रहित और इलेक्ट्रॉन जो इन दोनों की तुलना में 1800 गुना हल्का होता है, ऋण विद्युत आवेश होता है। उसे आत्मा से भटका हुआ जीव कह सकते हैं। वैशेषिक दर्शन में आत्मा को शांत, धीर और पूर्ण शक्ति के रूप में भी माना है और पदार्थ के रूप में भी। दोनों विसंगतियां नाभिक में मूर्तिमान हैं। नाभिक के प्रोटॉन कण होते हैं, इनमें भार नहीं होता, पर न्यूट्रॉन में भार होता है। वही सारे परमाणु के भार के बराबर होता है। नाभिक में दोनों का ही अस्तित्व समान है। इलेक्ट्रॉन जीव है और वे तब तक चैन से नहीं बैठ पाते जब तक अक्रियाशील गैसों की अर्थात मानसिक या आत्मिक द्वंद्व की स्थिति से मुक्ति नहीं पा लेते। नाभिक के किनारे इलेक्ट्रॉन कई कक्षाओं में घूमते हैं। प्रत्येक कक्षा में 2n² इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। n बराबर कक्षा की संख्या, अर्थात प्रथम कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। यह कहना चाहिए जो जितना अधिक उलझ गया है वह उतना ही दुखी है। पर अंतिम कक्ष में प्रत्येक अवस्था में किसी भी द्रव्य में
अधिक से अधिक 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। यह इस बात के परिचायक हैं कि प्रत्येक जीव का अंतिम लक्ष्य एक ही सिद्धांत से बंधा हुआ है कि उसे आत्म तत्व की खोज करनी चाहिए। परमाणु की सारी हलचल अपने आप को अक्रियाशील बनाने की है। अक्रियाशील गैसें अर्थात हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनान, रेडन आदि जीव की सारी हलचल पूर्णता प्राप्त करने की है। पर जब तक हम त्याग करना नहीं सीखते, वह लक्ष्य मिलता नहीं। यह तथ्य भी हमें परमाणु से ही सीखने को मिलता है। उदाहरण के लिए नमक सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बनता है। सोडियम की बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन को नियॉन की स्थिति में पहुंच जाता है। क्लोरीन की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन थे। एक की आवश्यकता थी, वह सोडियम ने पूरी कर दी। तो जैसे ही उसके इलेक्ट्रॉन 8 हो गए, वह भी आर्गन नामक अक्रियाशील गैस की स्थिति में पहुंच जाता है। आपसी क्षमताओं का आदान प्रदान कर आत्मविस्तार की यह प्रक्रिया बताती है कि जो भी मानव के लिए अभिष्ट कर्तव्य है, वे बड़ी खूबी से विधाता ने पदार्थ जगत एवं चेतना संसार के कण कण में अभिव्यक्त कर दिया है। यह सब अकारण अकस्मात नहीं, अपितु एक व्यवस्था तंत्र के अंतर्गत चल रही सुनियोजित क्रिया प्रणाली है। मोटी आंखों से जब हम अपने चारों ओर नजर उठाकर देखते हैं तो जमीन, पेड़, खेत, आसमान, सूरज, तारे, छोटी मोटी वस्तुएं ही देखकर रह जाते हैं। पर जब बारीकी के साथ खोजबीन करते हैं, तब पता चलता है कि हम प्रचंड शक्ति से भरे पूरे एक ऐसे समुद्र में मछली की तरह रह रहे हैं, जिसके एक एक कण को अद्भुत और आश्चर्यजनक कहा जा सकता है। मिट्टी का एक ढेला छदाम से भी कम कीमत का होता है। उसके अणु परमाणुओं की एक अगणित संख्या रहती है। ऐसी दशा में मूल्य और महत्व की दृष्टि से उसकी कीमत नगण्य ही होगी। छोटे ढेले के प्रहार का परिणाम स्वल्प सा होता है, फिर हाथ से छूने और आंख से देखने तक में न आने वाले परमाणु की प्रतिक्रिया ही कितनी हो सकती है। यह मोटी दृष्टि हुई। शक्ति के अनंत भांडागार की प्रत्येक इकाई अपने आप में इतनी महत्ता संजोए बैठी है कि दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है। जब एक कण का यह हाल है, तो फिर इन अगणित इकाइयों के पुंज की सत्ता और महत्ता को किस प्रकार समझा और आंका जाए। अति लघु से अति विशाल कितना बड़ा है, उसकी गणना तो दूर, कल्पना कर सकना भी मानवीय बुद्धि से बाहर की बात है। परमाणु भी अब सबसे छोटी इकाई नहीं रही, उसके भी भेद उपभेद हैं। वह भी एक सौर मंडल है और इस सबसे छोटी इकाई की सूक्ष्मता के अंतर्गत अपना एक अलग संसार भरा और बसा पड़ा है। उसकी अद्भुतता विराट ब्रह्मांड की विलक्षणता से कम रहस्यमय नहीं है। एक के ऊपर एक रखते हुए परमाणुओं की एक सीधी रेखा खड़ी की जाए तो मनुष्य की ऊंचाई तक पहुंचने में 10 अरब परमाणुओं की एक विशाल श्रृंखला होगी। मनुष्य के शरीर में कुल मिलाकर 7 के ऊपर 20 शून्य लगा दिए जाएं तो उसकी संख्या जितनी होती है उतने परमाणु होते हैं। जब एक मनुष्य का शरीर उतने परमाणुओं का समूह है तो धरती के संपूर्ण व्यास में कितने परमाणु होंगे, उसकी गणना या कल्पना करना गणित शास्त्र की परिधि से आगे निकल जाता है।
फिर प्रश्न धरती का ही कहाँ रहा। बात विराट ब्रह्मांड की हो रही है। धरती सौरमंडल का एक नन्हा सा ग्रह, सूर्य एक तारा, ऐसे तारों की लाखों की संख्या वाली अपनी आकाश गंगा और फिर अरबों आकाश गंगाओं से भरा पूरा विराट ब्रह्मांड। परमाणु के उसके खंडकों को सबसे छोटा माने तो उसकी तुलना में यह विराट कितना बड़ा है, यह गणित की अथवा कल्पना की परिधि में कैसे समा सकेगा।